नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अप्रैल 2023 का माह समाप्त की ओर है और मई 2023 का महीना आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा, कुछ नए और सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि मई 2023 में तुला राशि के जातकों की कुंडली में क्या क्या ग्रह स्थितियां बन रही हैं, किन किन ग्रहों द्वारा राशि परिवर्तन किया जा रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है आपके जीवन पर। आपको धन प्राप्ति के और धन के संचय के क्या क्या अवसर मिलने जा रहे हैं, परिवार, संतान, विवाह और भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से कैसा रहेगा आने वाला माह, यात्रा, देशाटन, देवदर्शन, धर्म, अध्यात्म की दृष्टि से मई 2023 कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको, इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत में मैं आपको मई माह की शुभ और अशुभ तिथियों की जानकारी भी दूंगा, व्रत त्योहारों की भी जानकारी दूंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। यह है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और शुक्र का गोचर कुंडली के भाग्य भाव में मंगल के साथ है। तुला राशि कालपुरुष कुंडली की 7वीं राशि है और कुंडली के 7वें भाव यानी दाम्पत्य सुखों को प्रदर्शित करती है। तुला का अर्थ है न्याय, संतुलन और व्यापार। ऐसे जातक न्यायप्रिय होते हैं, अन्याय बर्दाश्त नहीं करते हैं, व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता अर्जित करते हैं और जीवन में संतुलन बनाकर चलना पसंद करते हैं। शुक्र की राशि होने के कारण स्वभाव कोमल होता है, मृदुभाषी होते हैं और दूसरों के दुखों से बहुत जल्द दुखी होते हैं और उसकी यथासंभव मदद को तैयार रहते हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। ऐसे जातक कला के क्षेत्रों में अधिक सफल होते हैं और अगर कुंडली में शुक्र बलवान हुए तो फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में भी सफलता अर्जित करते हैं और अगर व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ भी सुख सुविधा के साधनों का व्यापार करने में ज़्यादा सफलता अर्जित करते हैं। सौंदर्य को बढ़ाने वाली वस्तुओं के व्यापार में ज़्यादा सफल होते हैं। ग्रह स्थितियों की बात करें तो आपके लग्न भाव में केतु का गोचर है, पंचम में शनि का गोचर है, सप्तम भाव में बुध, गुरु, राहु और सूर्य का गोचर है। सूर्य 15 मई को राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में आ जाएंगे। भाग्य भाव में मंगल और शुक्र का गोचर है। मंगल 10 मई को राशि परिवर्तन करके दशम भाव में आ जाएंगे। ये है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसी के आधार पर विश्लेषण करते हैं मई 2023 का। आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे अप्रैल के माह में आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आईं, किन किन परेशानियों से आपको जूझना पड़ा और उसका कारण क्या था। आपके कमेंट्स आते हैं कि जो बीत गया उस पर चर्चा करने से क्या लाभ। तो मैं बता दूं कि मनुष्य बीते समय के अनुभव से ही सीख लेकर के जीवन में आगे बढ़ता है। देखिए, अप्रैल का महीना आपके लिए विशेष उथल पुथल और परेशानियों से भरा रहा होगा क्योंकि 2 बड़े और महत्वपूर्ण ग्रह अप्रैल में पीड़ित थे। देवगुरु बृहस्पति जो कि कुंडली के 6 भावों को प्रभावित करते हैं। गुरु जिस भाव में गोचर करते हैं, जिस भाव के स्वामी हैं, अब यहाँ देखिए तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी हैं। जिन भावों पर दृष्टि डालते हैं, सप्तम भाव पर, लग्न के भाव पर, लाभ के भाव पर और पराक्रम के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस तरह से 6 भावों को प्रभावित करते हैं देवगुरु। और चूंकि देवगुरु स्वयं पीड़ित थे इसलिए इन 6 भावों के शुभ फल आपको प्राप्त नहीं हुए होंगे।
28 मार्च से 27 अप्रैल तक गुरु अस्त अवस्था में थे, और जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वो अपना शुभ फल नहीं दे पाता है। गुरु धन के कारक होते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या धन को लेकर आई होगी। गुरु पंचम भाव और नवम भाव यानी संतान, शिक्षा और भाग्य के कारक होते हैं, तो भाग्य ने भी सपोर्ट नहीं किया होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा नहीं रहा होगा। कार्य बनते बनते बिगड़ गए होंगे, और जब कार्य क्षेत्र में बाधाएं आई होंगी तो धन प्राप्ति में भी बाधा आई होगी। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति काल पुरुष कुंडली की 12वीं राशि मीन राशि के स्वामी हैं। 12वां भाव खर्चों का होता है, कोर्ट कचहरी और अस्पताल का होता है। फालतू के खर्चे बढ़े होंगे, कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर भी हो सकता है लगे हों, और देवगुरु के पीड़ित होने के कारण पाचन तंत्र और लीवर संबंधी समस्याएं भी आ सकती हैं। ग्रहों के राजाधिराज सूर्य अप्रैल में पीड़ित थे। 14 अप्रैल को जब सूर्य का गोचर मेष राशि में हुआ, सूर्य अंश बल से कमज़ोर थे। 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लग गया तो सूर्य भी पीड़ित हुए। सूर्य शासन प्रशासन राजनीति के कारक होते हैं। जो लोग शासन प्रशासन और राजनीति से जुड़े होंगे उनके जीवन में नए नए चैलेंजेस आए होंगे, नई नई चुनौतियों से सामना करना पड़ा होगा। और अगर आपका कोई काम सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों से था, वो काम भी नहीं बन पाया होगा। सूर्य आत्मा हैं, बल हैं, तेज हैं, प्रकाश हैं। सूर्य के पीड़ित होने के कारण आपके आत्मबल में कमी आई होगी, आपके आत्मविश्वास में कमी आई होगी, और हो सकता है आप हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, नेत्र कष्ट, माइग्रेन और सिरदर्द, इन समस्याओं से भी परेशान हुए होंगे। और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को भी ग्रहों के प्रभाव को समझने में आसानी हो। बात करते हैं मई 2023 की। मई माह में सबसे जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है मंगल, शुक्र और शनि का। शनि से पंचम भाव में मंगल और शुक्र हैं, 1 2 3 4 5। शनि से पंचम पर हैं मंगल और शुक्र, शुक्र और मंगल से नवम पर हैं शनि। नवम पंचम का योग बन रहा है, और जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, नवम पंचम का योग बनाते हैं, तो दोनों ही ग्रह एक्टिवेट होते हैं। और जब कोई ग्रह एक्टिवेट होता है तो वो अपने कारक तत्वों से संबंधित फल प्रदान करता है। अब यहाँ पर शुक्र भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं मंगल के साथ। मंगल भी एक्टिवेट और शुक्र भी एक्टिवेट। तो ऐसे में शुक्र क्या है? धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, कंफर्ट, लग्जरी, विवाह, इन सब के कारक हैं। मंगल है आपकी ऊर्जा, जोश, जुनून। तो शुक्र और मंगल की जब युति बनती है तो मेल फीमेल के बीच तीव्र आकर्षण पैदा होता है। मंगल शुक्र की युति बनने पर अपने जीवन साथी के प्रति, अपने लव पार्टनर के प्रति समर्पण की भावना, एक दूसरे को समझने की भावना और अपनी चाहतों के इजहार की भावना अत्यंत तीव्र हो जाती है। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र बली हुए और आप विवाह के इच्छुक हैं, तो आपके लव रिलेशंस को विवाह में परिणित होने में कोई देर नहीं लगेगी। लव रिलेशंस को प्रगाढ़ करने, रूठे हुओं को मनाने का श्रेष्ठतम समय है। हालांकि अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब हैं तो शुक्र मंगल की युति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी जन्म दे सकती है, इसलिए अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना है।
अब यहाँ मंगल और शुक्र भाग्य भाव में हैं। जब दोनों ही ग्रह एक्टिव हैं तो भाग्य भाव को एक्टिव करेंगे। जब भाग्य भाव एक्टिव होगा तो भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा, गुरु और पिता का आशीर्वाद मिलेगा। आप कहीं यात्रा देशाटन पर भी जा सकते हैं, देवदर्शन के लिए भी जा सकते हैं और उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं, क्योंकि नवम भाव उच्च शिक्षा का है और 12वां भाव विदेश का है और दोनों के स्वामी हैं बुध, जो कि सूर्य के साथ, गुरु के साथ, राहु के साथ सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, केंद्र के भाव में। बुध व्यापार के कारक होते हैं, सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, विदेश भाव के स्वामी हैं। तो ये समय विदेशों से व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी, विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, नवम भाव में बैठे हैं। शुक्र के मित्र हैं बुध, जो कि विदेश भाव के स्वामी हैं। तो आप अपनी कला के प्रदर्शन के लिए विदेश जाने का भी योग आपके लिए बनेगा। मंगल मेडिकल और सर्जरी के कारक होते हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स के कारक होते हैं और आपको मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपने प्रदर्शन के लिए विदेश जाने का मौका मिल सकता है मई के महीने में। धन की दृष्टि से भी ये योग सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि मंगल धन के भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की भी प्राप्ति होगी और धन का संचय भी होगा। और 10 मई के बाद मंगल दशम भाव में आ जाएंगे। दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। हालांकि कर्क राशि में गोचर करेंगे। कर्क राशि मंगल के लिए नीच की राशि होती है, लेकिन यहाँ पर दिग्बली हैं, इसलिए कर्क राशि में गोचर करने का कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। और चूंकि मंगल भूमि के कारक होते हैं और चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो ऐसे में भूमि, भवन और प्रॉपर्टी का भी योग बनेगा। धन का संचय होगा, धन का निवेश होगा और धन का निवेश जो होगा वो भूमि, भवन और प्रॉपर्टी के रूप में होगा। शुक्र भाग्य भाव में एक्टिवेट हैं और अष्टम के स्वामी हैं, तो अष्टम भाव की चीज़ों से आपको लाभ दिला देंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिल सकता है, वसीयत या विरासत से धन की प्राप्ति हो सकती है, इंश्योरेंस मार्केटिंग के क्षेत्र से या फिर ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है इस गोचर काल में। इसके अलावा अष्टम भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है। अष्टम भाव के कारक होते हैं शनि। शनि भी इस समय एक्टिवेट हैं। तो जो लोग व्यापार के क्षेत्र में हैं और ख़ास करके अष्टम भाव की चीज़ों से संबंध रखते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट का काम है, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य है, कंस्ट्रक्शन का कार्य है, आप आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, या आप मेटल्स, मेडिसिन्स, मिनरल्स का व्यवसाय करते हैं, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में ये समय आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। शुक्र और मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव यात्राओं का होता है और नवम भाव भी यात्राओं का होता है, बड़ी यात्राओं का। तो इस गोचर काल में आपको कहीं न कहीं यात्रा का योग तो बनेगा। नौकरी में है तो हो सकता है ट्रांसफ़र का भी योग बने। और अगर आप तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि एक बार आपको गंगा स्नान अवश्य करना है, क्योंकि राहु सप्तम में बैठे हैं और राहु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। अगर आपने गंगा स्नान कर लिया इस गोचर काल में, तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। शनि एक्टिवेट हैं और शनि एक्टिवेट होकर के लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे। अब एक चीज़ मैंने आपको शुरू में थंबनेल में भी लिखा है और बताया भी है
कि 17 जनवरी से शनि जब पंचम में आ गए हैं लग्न से, तो पनौती शुरू हो चुकी है आप पर। लेकिन इस समय आप पनौती से राहत मिलेगी आपको, क्योंकि पनौती का दुष्प्रभाव तभी पड़ता है जब शनि कमज़ोर हों या शनि पीड़ित हों। यहाँ पर जो स्थिति है इसमें शनि अत्यंत बलवान स्थिति में हैं। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया भी है कि महाबली हैं शनि, क्योंकि राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और अंश बल से भी शनि इस समय मजबूत हैं। जब ग्रह मजबूत होता है तो अपना शुभ फल देता है, इसलिए कोई अशुभ फल आप पर नहीं पड़ेगा, अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी तो आपको हर तरह का लाभ भी प्राप्त होगा। धन का लाभ तो होगा ही, संतान का भी लाभ होगा। आपके संतान को सफलता मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव के स्वामी हैं, शनि से सम्मित्र संबंध रखते हैं और 6ठा भाव नौकरी का होता है, कॉम्पिटिशन्स का होता है। तो यहाँ पर जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी शनि का ये गोचर बहुत अच्छा होगा। मंगल का गोचर 10 मई को दशम भाव में हो जाएगा और दशम भाव आपके कार्य क्षेत्र का होता है। दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं। अब आप चाहे शासन प्रशासन में हों या फिर आप डिफेंस सर्विसेज में हों, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में या मिलिट्री में, या आप पुलिस विभाग में हों, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हों, या आप गेम्स, स्पोर्ट्स या फायर रिलेटेड एरियाज़, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, यहाँ पर कार्य क्षेत्र में उन्नति का योग बनेगा। चूँकि मंगल दिग्बली होते हैं, आपके अंदर कार्य करने की नई ऊर्जा, नए जोश का संचार करेंगे मंगल। और सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं, सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ के भाव के स्वामी हैं, एकादश भाव के स्वामी हैं। और मंगल और सूर्य परम मित्र हैं। मंगल सेनापति हैं, सूर्य राजा हैं। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से, अपने प्रयासों से, अपने एफर्ट का पूरा लाभ मिलेगा इस गोचर काल में, क्योंकि सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं वो लाभ के भाव के स्वामी हैं। और 15 मई तक सूर्य की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी, मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी और लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है। तो सूर्य और मंगल दोनों मिलकर के आपके अंदर एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ले आएंगे, आपकी सोच को बड़ा करेंगे। क्योंकि गुरु और राहु की भी दृष्टि पड़ेगी लग्न भाव पर। गुरु क्या है? विस्तार के कारक हैं। राहु भी विस्तार के कारक हैं, असीम विस्तार के कारक। जब लग्न भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आप अपने अंदर एक नई सोच, नई ऊर्जा, नई उमंग, नया उत्साह महसूस करेंगे। सोच आपकी बहुत बड़ी होगी, बड़ा सोचेंगे, बड़ा विज़न होगा आपका, और अपने कार्य व्यवसाय को भी उसी आधार पर आप बुलंदियों पर ले जाने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने ऐसा किया तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि राहु की पंचम दृष्टि जो है वो लाभ के भाव पर पड़ रही है, गुरु की पंचम दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ी है, और एकादश भाव में राहु से ज़्यादा धन तो कोई दे ही नहीं सकता। गुरु स्वयं में धन के कारक हैं, आपके लग्न भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ऐसे में आपको अपने एफर्ट्स का, अपने परिश्रम का, पुरुषार्थ का पूरा लाभ मिलने का योग बनेगा इस गोचर काल में। भले ही मंगल नीच की राशि में गोचर करें, लेकिन आपके व्यक्तित्व में और आपके कार्य व्यवसाय में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएंगे।
और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मंगल धन के भाव के स्वामी हैं और मंगल आपके सप्तम के भी स्वामी हैं, तो ऐसे में व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से बहुत अच्छा है, धन का संचय होगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि दूसरा भाव वाणी का होता है और मंगल के प्रभाव से, चूँकि मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, तो आपके अंदर वाणी में कटुता, क्रोध, उग्रता ये बढ़ेगी और इससे परिवार में तनाव की स्थिति, कलह की स्थिति भी बन सकती है। तो इस चीज़ पर आपको नियंत्रण रखना है और ये आपके ऊपर है। अपने स्वभाव में अगर आपने परिवर्तन नहीं किया तो तनाव तो होना ही होना है। मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी तो भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा मंगल क्रोध के कारक हैं, तो यहाँ भी परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है। भाई बहनों से, चाचा ताऊ से जो है प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद हो सकता है, तो यहाँ भी आपको वाणी पर संयम रखना होगा। और मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर पड़ेगी, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए मंगल का दशम में गोचर करना, चूँकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं, तो संतान की प्राप्ति ऑपरेशन के द्वारा हो इस बात का योग बना देते हैं। तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी और लगातार चिकित्सक से संपर्क बना करके रखना होगा। बुध, राहु, शुक्र ये तीनों ही आपके राशि के स्वामी शुक्र के मित्र हैं। शनि, बुध, राहु, तो ये बहुत अच्छी स्थिति में हैं इस समय। और जब कोई भी ग्रह मजबूत स्थिति में होता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो तुला राशि के जातकों के लिए मई 2023 बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ रहा है। आप इस चीज़ का लाभ उठाएं और ग्रहों का उपाय करते रहें। बात कर लेते हैं कि मई 2023 की शुभ और अशुभ तिथियां कौन कौन सी हैं। मई माह की जो शुभ तिथियां मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये किसी भी मांगलिक धार्मिक आयोजन के लिए तो शुभ हैं ही, किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए तो शुभ हैं ही। इसके अलावा विवाह के भी शुभ मुहूर्त हैं इन डेट्स में। और ये जो डेट्स हैं ये आप नोट कर लीजिए। 6 मई, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 27, 29 और 30, ये जो डेट्स हैं अत्यंत शुभ हैं। और इसके अलावा 4 डेट ऐसी हैं जिसमें आपको सावधान रहना होगा, और वो हैं 13, 14, 17 और 18। इन डेट्स में आपको मानसिक तनाव मिल सकता है, मानसिक पीड़ा हो सकती है, क्रोध बढ़ सकता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, कोई रोग आपको परेशान कर सकता है। तो इन डेट्स में 13, 14, 17, 18 में भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, आपको राहत मिलेगी। अब बात कर लेते हैं मई माह के व्रत त्योहारों की। तो मई के व्रत त्योहारों की लिस्ट आपके सामने है। 1 मई को सोमवार मोहिनी एकादशी, 2 मई मंगलवार परशुराम द्वादशी, 3 मई बुधवार प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष का, 4 मई नरसिंह जयंती, 5 मई शुक्रवार को है वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा
और चंद्र ग्रहण। 6 मई को शनिवार ज्येष्ठ मास की शुरुआत। 8 मई को एकदंत संकठी चतुर्दशी। 12 मई को शुक्रवार कालाष्टमी मासिक कृष्ण जन्माष्टमी। 14 मई को रविवार हनुमान जयंती तेलुगु। 15 मई सोमवार अपरा एकादशी और वृषभ संक्रांति। 17 मई को मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत। 19 मई को ज्येष्ठ अमावस्या वट सावित्री व्रत, दर्श अमावस्या और शनि जयंती। 23 मई मंगलवार को विनायक चतुर्थी और 25 मई को स्कंद षष्ठी। 29 मई को महेश नवमी। 30 मई को गंगा दशहरा और 31 मई को निर्जला एकादशी, गायत्री जयंती और राम लक्ष्मण द्वादशी। तो ये मई के माह के व्रत त्योहारों की लिस्ट आपके सामने है। अब बात कर लेते हैं ग्रहों के उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए। मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान न करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का
यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।